संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही जो आपकी प्रैक्टिस की क्लास में थी उसके अंदर बता दिया था कि हम कल अर्थात आज के दिन NCERT का एक रैपिड रिवीजन लेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन भी अच्छे से हो जाए और जो विद्यार्थी जिनके पास ज़्यादा समय नहीं होता वो जल्दी से मतलब कि रिवीजन को लेकर के, चाहे वो 1 घंटे की क्लास हो या 1.5 घंटे की, ज़्यादा होगी नहीं, तो वो उससे करके NCERT से आने वाले क्वेश्चन को ठीक कर सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा कक्षा 6th का हम करेंगे। मैंने वही टॉपिक उठाए हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, कुछ भी फालतू का इसके अंदर नहीं डालना है। तो कोई भी विद्यार्थी ये कमेंट नहीं करेगा कि मैम आपने 6th क्लास का वो लेसन नहीं डाला, वो नहीं डाला, क्योंकि आप इतने बच्चे, छोटे बच्चे हो नहीं कि जो आप ये भी नहीं समझ पाओगे कि इम्पोर्टेंट क्या है क्या नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बार बार ये कमेंट मत करना कि ये रह गया मैम और ये रह गया। और एक और बहुत से विद्यार्थियों ने ये भी कमेंट की थी कि मैम NCERT की पुस्तक जो है वो बदल चुकी है, हमारी वो बदल गई है, तो क्या मैम वो हमारे सिलेबस में आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उसको देखा था पूरी NCERT को, तो उसमें कुछ मुझे खास नहीं लगा। वो बच्चों वाली ही चीजें थी उसके अंदर कि जैसे कोई वाक्य का निर्माण करना, कोई संधि वगैरह, कोई विच्छेद वगैरह, तो ये सब चीजें थी। जैसे एष है कह है, एष है चषक है, यह गिलास है, यह, ये सब चीजें। तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। इसलिए आप एक बार के लिए यही कीजिए, क्योंकि सिलेबस भी पुराना ही है और H-टेट वालों का कोई नहीं पता होता। तो यहाँ पर 6th क्लास के 2 या 3 लेसन हैं जिसको आपको देखना है, तो वो देख लीजिए। क्या है कि वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। ऐसी जो है पंक्तियां दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस पाठ से संबंधित है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके रचयिता कौन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वृक्षाः किससे है, ये वृक्षाः पाठ से लिया गया है। सभी जानते हैं वन में क्या होते हैं, वृक्ष ही होते हैं, तो आप इस प्रकार से इसको ध्यान रख सकते हैं। और हर्षदेव माधव द्वारा लिखा गया ये एक गीत है। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि वने वने निवसन्तो वृक्षा ये क्या है, तो ये गीत है। चलिए आगे। फिर है विमान यानम रचयाम है। क्या है, विमान यानम रचयाम है, ये पाठ है। तो यहाँ पर क्या है, राघव माधव सीते ललिते विमान यानम रचयाम है। इसका हमसे राइटर पूछा जा सकता है, तो ये हमें याद रखना। विमान, वी निमोनिक्स से हम विमान के विश्वास को, डॉक्टर विश्वास को ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार से आपको निमोनिक्स याद रखने हैं ताकि आप अच्छे से याद रखो, एग्जाम में भूल लो ना। चलिए फिर आगे। फिर है दूसरा पार्ट, ये हमारा 6th क्लास खत्म हो चुका है। यहाँ पर 2 ही पार्ट थे इसके अंदर जिसके बारे में हमें जानना था। अब हमारी इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है ये कौन सी क्लास है। यहाँ से जो है आपका 7th क्लास शुरू हो गई है। कौन सी, 7th क्लास। तो यहाँ पर 7th क्लास का दूसरा पार्ट है, दुर्बुद्धि ही विनश्यति, अर्थात बुरी बुद्धि वाला विनष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बुरी बुद्धि वाला। यह पाठ पंचतंत्र से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, हमसे ये पूछा जा सकता है। तो ये पंचतंत्र से लिया गया है। और पंचतंत्र के भी
पंचतंत्र में कितने तंत्र है? इसमें पंचतंत्र में 5 भाग है, ये हमें पता होना चाहिए। कितने? 5 भाग है। और लेखक कौन है? पंडित विष्णु शर्मा। कौन है? पंडित विष्णु शर्मा। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश। तो यहाँ पर इसका और इसका जो तीसरा तंत्र है, इस याद रखना आप इनको कर्म से ही, क्योंकि कर्म ही पूछे जाते हैं इनके। सबसे पहला मित्र भेद है, दूसरा मित्र लाभ है, तीसरा संधि विग्रह है, चौथा लब्ध प्रणाश है और पांचवा अपेक्षित कारक। और यहाँ पर जो संधि विग्रह है इसको एक अन्य नाम से और जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं काकोलुकियम। काकोलुकियम, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है 4th लेसन पंडिता रमाबाई के बारे में। वैसे इनका जो है जीवन परिचय के बारे में आज तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप एक बार थोड़ी सी इसमें मतलब मोटा मोटी देख लीजिए कि स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्य पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे। अर्थात यहाँ पर जो है इनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ है 1858 में। कब हुआ है? 1858 में। और पिता अनंत शास्त्री डोंगरे है, माता लक्ष्मी बाई है। इनकी जो उपाधि है पंडित आप सब साथ में रखते ही हैं ये। और रमाबाई, रमा का पर्यायवाची क्या होता है? लक्ष्मी, सॉरी पर्यायवाची लक्ष्मी ही होता है, लेकिन यहाँ पर आपको लक्ष्मी से नहीं सरस्वती से ध्यान रखना है, क्योंकि सरस्वती भी एक देवी का ही नाम है और लक्ष्मी भी एक देवी का ही नाम है। तो इस प्रकार से आप थोड़े बहुत निमोनिक्स बना करके याद रख सकते हो इनको। फिर इनका जो रमाबाई का जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था? वो हुआ था विपिन बिहारी दास के साथ। किसके साथ हुआ था? विपिन बिहारी दास के साथ। और कब हुआ था? 1880 में। ये सब क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इनकी रचना आती है, वो पूछी जा सकती है। तो आप 2 रचना है इनकी, वो देख लीजिए कौन कौन सी है। स्त्री धर्म नीति, क्या है? स्त्री धर्म नीति पहली रचना, और दूसरी हाई कास्ट हिंदू वीमेन। क्या है? स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन। वीमेन, यहाँ पर वीमेन को ऐसे ही लिखा गया, वैसे इंग्लिश में अगर लिखे तो वीमेन ये होता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका संस्कृत का पेपर है तो आपको संस्कृत में ही देखने को मिलेगा। फिर है 13वां पाठ इसी 7वीं क्लास का, लालन गीतम। क्या है? लाड प्यार का गीत। तो यहाँ पर जो है लालन गीतम, आप सभी अर्थ समझ ही गए होंगे, अर्थ भी पूछा जा सकता है। इसका अर्थ क्या होगा? लाड प्यार का गीत। संपादन मिश्र के द्वारा ये लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? संपादन मिश्र के द्वारा। हम इसको कैसे याद रख सकते हैं कि जब हमारी माता हमें लाड प्यार करती है तो हमें मिठास सा आता है, मिश्री जैसा। तो हम इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम वीक्षति, नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरितः सलीले सैलति नौका। तो ये आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये लाइन कहाँ थी, किस पाठ में थी, इसके रचयिता कौन है, ये सब चीजें, क्योंकि एग्जामिनर ने पहले पूछा है। और ये भी हो सकता है कि जैसे 2023 का जब एग्जाम हुआ तो उसमें एनसीईआरटी के सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन थे, लेकिन जब 2022 का हुआ तो एनसीईआरटी के कम से कम 12 क्वेश्चन एक पेपर में थे। तो हो सकता है कि 2024 में आए ही ना एनसीईआरटी से, या फिर ये भी हो सकता है कि 2024 में एनसीईआरटी में भर भर के क्वेश्चन पूछ ले। तो ये सब एग्जामिनर पर डिपेंड है। आप ये मत सोचिएगा कि मैम हमने एनसीईआरटी की इतनी मेहनत की थी लेकिन एग्जाम में सिर्फ नाम मात्र के क्वेश्चन आए या फिर बहुत क्वेश्चन आए। तो आप इन सब चीजों से बाहर निकल जाइए, क्योंकि आपको तैयारी सभी चीजों की अच्छी से करनी है। और मैंने ऑलरेडी सारा कंटेंट आपको दे भी रखा है। बहुत से विद्यार्थी आकर के मुझे यहाँ पर कमेंट करते हैं कि मैम आप हमें ग्रामर करवा दीजिए, व्याकरण करवा दीजिए स्टेट के लिए। तो मैं उनको बता दूं कि जो चैनल पर नए हैं उनके लिए
यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ करवा रखा है, चाहे वो संधि हो, समास हो, कारक हो, प्रत्यय हो, अ, अलंकार, छंद, सब कुछ। और जो भी मतलब एक्स्ट्रा चीजें लगी हुई है आपके जैसे एनसीईआरटी है तो वो भी मैंने, तो वो आप देख सकते हैं। चलिए, फिर है योग है कर्म सुकौशलम। तो ये एक पंक्ति दे करके पूछा जाता है कि कौन किसमें कौशल है, तो कर्मों में योग कौशल है। कौन? योग। और योग केशु कौशलम, तो कर्मसु किसमें कौशल है, तो ये हो जाएगा कर्मसु कर्म में। और ये मैंने आपको कल की प्रैक्टिस में भी करवाया था कि क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात भवति स्मृति विभ्रम है, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। आप जितने मर्जी श्लोक को स्टार लगा लीजिए, ये श्लोक पूछा ही पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, फिर बोलोगे कि मैम आपने ये श्लोक कभी नहीं करवाया था, तो ये देख लीजिए आप। चलिए, फिर है बुद्धि युक्तो जहाती है, उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व, योग है कर्मसु कौशलम। तो ये मैंने पंक्ति ऑलरेडी आपको बता दी है। और चलिए अब दूसरा पार्ट, और ये हमारी 8th क्लास शुरू हो गई है, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा पीडीएफ आगे पीछे ऐड हो गया था। ये हमारी कक्षा 8वीं है, ध्यान रखिएगा। अब हमारा दूसरा पार्ट शुरू हो गया है, 6ठी और 7वीं कक्षा समाप्त हो चुकी है। दूसरा पार्ट, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रोता, कि बिल की जो वाणी है वो कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई है। क्या नहीं सुनी गई है? बिल की वाणी। तो ये पाठ कहाँ से लिया गया है? ये पाठ संस्कृत कथा ग्रंथ पंचतंत्रम से लिया गया है। कहाँ से? पंचतंत्रम से। और कहाँ? पंचतंत्रम का किस, कौन सा? तीसरा। कौन सा? तीसरा तंत्र काकोलूकियम। क्या है? तीसरा तंत्र कौन सा है? काकोलूकियम। ये मैंने अभी बताया, जिसका अन्य नाम क्या था? संधि विग्रह। संधि विग्रह। लेकिन आपको एग्जामिनर काकोलूकियम ही देगा, क्योंकि इन्होंने इम्पोर्टेंट रूप से एनसीईआरटी में काकोलूकियम लिख रखा है। लेकिन हो सकता है कि आपको विचलित करने के लिए संधि विग्रह भी दे दे, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, फिर है चतुर्थ पाठ, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कभी भी एस्टेट, सॉरी, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इंटरव्यू वगैरह देने जाना हो, तो उसके अंदर ये कविता आप याद करके जाइएगा। इसको सुनाने से, इसका अर्थ करने से, तो थोड़ा सा ये है कि बहुत अच्छी पोइम है ये, कि चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि न चरणम। क्या है इसके अंदर, इसके रचयिता कौन है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव से आप याद रखोगे सदैव श्रीधर। क्या है? श्रीधर सदैव। तो थोड़ा सा मेल खा रहा है ना, कि सदैव श्रीधर भास्कर वर्णिकर। इनका समय क्या है? 1918 से 2005। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है इनके ऊपर, कि कौन से जो है पहले हुए हैं, कौन बाद में हुए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नागपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। 3 खंडों में संस्कृत वाङ्मय कोश का भी इन्होंने संपादन किया है। इनकी जो रचना है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में रचनाएं भर भर के पूछी जाती है, क्योंकि और कुछ इनका याद करने का नहीं होता, रचनाएं और लेखक ही होता है। तो शिवराजोदयम और विवेकानंद विजयम, सेम सेम साउंड है, शिवराजोदयम और विवेकानंद विजयम। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है एग्जामिनर ये भी पूछ ले कि शिवराज उदयम क्या है, एक महाकाव्य है, और विवेकानंद विजयम एक नाटक है। चलिए,
इतना बहुत है आपके लिए। इसका जो ये सदैव पुरतो निदेहि चरणम है, इसको जो कविता है वो ऐसे है, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनाएव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, पथि पाषाणा विषमः प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं, चल चल पुरतो निदेहि चरणं, जहि भीतिं भजं भज शक्तिं, क्या है, जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिं, कुरु कुरु सततं ध्येय समरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं, चल चल पुरतो निदेहि चरणं। आपको ये याद नहीं रखना है, सिर्फ मैंने वैसे ही सुना दिया है ताकि अगर एग्जामिनर आपको एक पंक्ति दे करके पूछे तो आपको ये ध्यान हो कि श्रीधर भास्कर वर्णिकर की रचना है। फिर है हमारा 5वां पाठ। कौन सी क्लास है ये? 8th क्लास। कंटकेन एव कंटकम। क्या है? कंटकेन एव कंटकम, कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। प्रदान और उनकी कला परंपरा, मतलब ये कि हमसे ये पूछा जा सकता है कि ये किस पुस्तक से लिया गया है, तो ये जनगढ़ बल्लभ, क्या है, जनगढ़ कल्लभ, जनगढ़ कल्लभ, इस पुस्तक से ये लिया गया है। और इसके जो रचयिता है वो कौन है? श्री उदयन है। कौन है? उदयन। उदयन। कंटकेन एव कंटकम। फिर है भारत जनता अहम, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। भारत जनता अहम, मैं भारतीय जनता हूँ, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है ही नहीं वैसे भी, क्योंकि यहाँ पर विशेषताएं बताई गई है। और कौन व्यक्ति होगा जो अपनी विशेषताओं के बारे में नहीं जानता होगा? जो भारत की जनता है वो सभी अपनी विशेषताएं जानती है। जैसे अभिमान धनः, अर्थात स्वाभिमान ही धन है जिनका, विनय उपेता, विनय शालीन, भारत जनता अहम, कुशीला कुलिशाद अपि कठिन, कुसुमाद अपि सुकुमार। तो ये सब क्या है? अपने बारे में ही भारत की जनता के बारे में बताया गया है। अब ये जो भारत जनता अहम पाठ है, इसके रचयिता कौन है इसके बारे में पूछा जाता है, इनकी रचनाओं के बारे में भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है, यह कविता आधुनिक कवि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल की है। किसकी? रमाकांत शुक्ल की। मूर्धन्य कवि से के रूप में इनको जाना जाता है। क्या है? मूर्धन्य कवि। और सम्मान कौन कौन सा मिला इनको? राष्ट्रपति सम्मान, पद्मश्री सम्मान, ये इनको सम्मान मिला है। रे से रमाकांत, रे से ही राष्ट्रपति सम्मान। और ध्यान रखिएगा, पद्मश्री सम्मान रमाकांत जी को मिला है, ना कि पद्म शास्त्री को। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, पद्म शास्त्री को ये सम्मान नहीं मिला है, ये मिला है रमाकांत शुक्ल को। कहीं आप पद्मश्री सम्मान देख करके पद्म शास्त्री जी को ये सम्मान दे दो तो ऐसा मत कीजिएगा, अनर्थ हो जाएगा अन्यथा। फिर है काव्य रचना। तो यहाँ पर जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं इनकी? वो है भाति में भारतम, जय भारत भूमि, भाति मौरिशसम, भारत जनता अहम, सर्व शुक्ला सर्व शुक्लोत्रा, आशा द्विशति, मम जननी, राजधानी। तो ये सब पंडित राजीयम, नाट्य रचना अभिशापम, पुरस्चरण कमलम, नाट्य शब्दकम। अब इनको याद कैसे रखेंगे? तो आपको निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे, वैसे मैंने थोड़े से बनाए हैं, आप उस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे इसको? तो देखो, सबसे पहले जो पाठ का नाम था वो क्या था? भारत जनता अहम। क्या था पाठ का नाम? भारत जनता अहम। तो यहाँ पर भारत नाम आया है। उसके बाद जहां पर भी आपको भय से शब्द बनता हुआ दिखाई दे वो सभी किसकी है? रमाकांत शुक्ल की है, क्योंकि अन्य कहीं पर भी आपको भय शब्द से बनी हुई रचना नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखिए, भांति में भारतम, तो यहाँ पर भी आप देख करके पहचान सकते हैं। फिर है यहाँ पर भारत भूमि, तो ये भी एक निमोनिक्स हो सकता है। भांति मॉरिशसम, तो यहाँ पर भी भांति है।
और भारत जनता अहम में है ही है। और फिर दो इनकी आती है रचना, सर्व शुक्ला और सर्व शुक्लोत्तरा। तो आप याद रख सकते हैं कि भारत में सब कुछ जो है सर्व सब कुछ मिलता है, या सर्व शुक्ल, शुक्ल अर्थात पवित्रता की निशानी है। शुक्ल अर्थात सफेद, सफेद से पवित्र माना जाता है। आशा द्विशति अर्थात हमें जितनी भी आशा होती है वो अपने भारत से ही है, किसी अन्य देश से नहीं है। भारत जो है, भारत भूमि वो मेरी क्या है, मम जननी है, मेरी राजधानी है। पंडित राजियम अभिशापम पुरस्चरण कमलम नाट्य शब्दकम, ये सब आपको अच्छे से याद रखना होगा। आप किसी प्रकार से इनको याद कर सकते हैं। फिर है पाठ नंबर 8, संसार सागरस्य नायकः। क्या है? संसार सागर के नायक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यू में आए हैं, 2022 के पीवाईक्यू आप उठा करके देखेंगे, वहां पर ये पूछे गए हैं कि संसार सागर के नायक, इसके जो रचयिता है वो कौन है? ये है अनुपम मिश्र। आप बार बार इसकी रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और ये कृति आज भी खरे है से ली गई है। कहाँ से? आज भी खरे हैं, तो आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। रचयिता कौन है? अनुपम मिश्र है। पुस्तक कौन सी है? कृति अर्थात रचना, वो आज भी खरे हैं, और उसका एक अध्याय है तालाब के संसार सागर के नायक। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम आपने ये क्या खिचड़ी सी पका दी। रचयिता अनुपम मिश्र है। इनकी इनकी जो रचना है वो है आज भी खरे, और आज भी खरे के अंदर एक अध्याय है जिसका नाम है तालाब के संसार सागर के नायक। और अनुपम मिश्र का जन्म कब हुआ? 1948 में। रचना कौन कौन सी है इनकी? तो रचना आप नाम से ही पढ़ लोगे, जब आपने ऊपर वाले याद कर लिए तो नीचे वाले हो ही जाएंगे कि आज भी खरे हैं तालाब, राजस्थान की रजत बूंदे। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि राजस्थान की जो रजत बूंदों से जो तालाब भरा हुआ है वो क्या है? खारा पानी है, उसमें क्या है? खारा पानी, आज भी खारा पानी है। सिर्फ और सिर्फ ये याद करने के लिए निमोनिक्स है। आप राजस्थान की जो विद्यार्थी है बुरा मत मान जाना, क्योंकि मैं खुद राजस्थान से हूँ। मीन्स कि मेरे जो पापा मम्मी हैं, दादा दादी, वो राजस्थान से ही है। तो चलिए, फिर है एकादश पाठ, सावित्री बाई फुले। तो इसके बारे में भी हमें वैसे ही पढ़ना है जैसे हमने रमा पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ा था। इनकी भी रचना जानेंगे, इनका भी जन्म वगैरह जानेंगे। तो देखिए कि महाराष्ट्र की पहली शिक्षिका है। कौन है महाराष्ट्र की पहली शिक्षिका? ये पूछा जा सकता है। तो ये है सावित्री बाई फुले। 3 जनवरी 1831 में इनको जन्म, क्या बोल रही हूँ मैं भी, 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म हुआ है महाराष्ट्र के नायगांव में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के नायगांव में। माता लक्ष्मीबाई है। रमाबाई की माता का भी लक्ष्मीबाई ही नाम था, लेकिन उनके पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री डोंगरे। यहाँ पर इनकी माता का नाम क्या है? सॉरी, पिता का नाम क्या है? खंडोजी। माता सेम है। सेम मीन्स कि ये मत समझ लेना कि दोनों बहनें हैं, मुझे इतना नहीं पता है कि ये दोनों बहनें थी या नहीं, लेकिन माता का नाम इनका भी लक्ष्मीबाई है और रमाबाई की माता का नाम भी लक्ष्मीबाई था। लेकिन बहनें नहीं हो सकती क्योंकि इनके पिता अलग अलग हैं। उनके पिता थे रमाबाई के पिता थे अनंत शास्त्री डोंगरे, और इनके पिता है खंडोजी। इनका 9 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया था, और किन से हुआ था? ज्योतिबा फूले महोदय से। लेकिन जो रमाबाई है उनका विवाह किससे हुआ था? तो वो हुआ था विपिन बिहारी दास से। इस प्रकार से आप एक दूसरे को कोरिलेट करके पढ़ोगे तो आपको अच्छे से ध्यान रह जाएगा सभी की सभी चीजें। चलिए, इनकी रचना आती है। इनकी जो रचनाएं हैं वो 2 रचनाएं हैं, एक है काव्य फूले और दूसरी है सुबोध रत्नाकर। कौन कौन सी 2 है? एक काव्य फूले है और एक है सुबोध रत्नाकर रचना। और उनकी रमाबाई की रचना कौन कौन सी थी? हाई कास्ट हिंदू वीमेन और
स्त्री शिक्षा धर्म नीति, ऐसा कुछ था, यही थी शायद, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन। फिर है हमारा 12वां पाठ, शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। तो ये कहाँ से लिया गया है, शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि? ये हमारा कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है। कहाँ से? कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा ये रचित है, शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका अर्थ आप देख लीजिएगा। फिर है सर्वत्र समदर्शन, अर्थात सभी जगह एक समान देखने वाला। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कृष्ण द्वैपायन व्यास रचित महाभारत के भीष्म पर्व में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवत गीता नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इन्हीं का वर्णन किया गया है। और एक बात और प्रिय विद्यार्थियों, कि अगर आपको ये जो पीडीएफ है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम वही है जो हमारे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आपको 2 देखने को मिलेगा जब आप सर्च करोगे। और अगर आप सर्च नहीं करते हैं तो आप यूट्यूब पर जाइए। यूट्यूब पर जब आप चैनल की आईडी खोलेंगे तो उसके अबाउट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है समर्पण संस्कृत क्लासेस। जब आप इसको सर्च करोगे तो आपको दोनों ही चैनल आपको दिखाई देगा। एक है हमारा ग्रुप, एक है हमारा चैनल। ग्रुप में आपके कोई भी डाउट हो वो लिए जाते हैं, और जब भी टाइम मिलता है मैं ज़रूर आपका कोई ना कोई सोल्यूशन करती हूँ। और टेलीग्राम चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास का लिंक मिलता है, पीडीएफ वगैरह मिल जाता है। स्पेशली ये पीडीएफ के लिए ही है, समझिए, क्योंकि क्लास का लिंक वगैरह आप यूट्यूब पर भी कर सकते हैं। फिर आती है हमारी 10th क्लास। अब आप बोलोगे मैम 9th क्लास रहेगी, तो प्लीज़ आप इतना हड़बड़ी में मत चलिए, 9th क्लास भी मैं आपको करवाऊंगी, चिंता मत करना। सेमुषी द्वितीय भाग है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इसका अर्थ पूछा गया है। सेमुषी का अर्थ क्या होता है और इसका अलग अर्थ भी पूछा गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सेमुषी का अर्थ वैसे मैंने जो विद्यार्थी मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं उन सबको पता होगा। एनसीईआरटी की सभी क्लासेस जो प्रोवाइड करवाई थी मैंने, लगभग 10 से 11 क्लास होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर आपको श्लोक व्याख्या भी करवाई है, जिससे आपके अगर कोई भी सूक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपके गलत न हो। कभी कभी एग्जामिनर आपको श्लोक की पंक्ति दे करके डैश दे करके भी पूछ लेता है कि यहाँ पर कौन सा शब्द खालिस्तान को भरेगा, तो इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो आप अभी भी समय है, पढ़ सकते हैं अगर आपके में पढ़ने की लगन है तो, अन्यथा कुछ नहीं कहा जा सकता। सेमुषी का अर्थ है बुद्धि। क्या है? अगर संपूर्ण सेमुषी शब्द को जाने तो इसका अर्थ है बुद्धि। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सेमुषी में जो सी या फिर से है, ये से है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा मोह। क्या हो जाएगा? मोह। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्या अर्थ हो जाएगा? मोह। सूची पर्यावरणम, यह जो पाठ है यह प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित ग्रंथ लस लतिका से लिया गया है। अब सूची पर्यावरण याद कैसे रखोगे? तो पर्यावरण जो है वो हमारा हरा भरा होता है, हरा भरा होता है पर्यावरण, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर इसके जो रचयिता वो कौन है? हरिदत्त। कौन है? हरिदत्त। हरिदत्त हरा भरा, तो ये पर्यावरण से। और ग्रंथ कौन सा है, तो ये भी पूछा जा सकता है, लस लतिका ग्रंथ से है, तो ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर है इसकी जो इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, किनकी है ये काव्य रचनाएं? ये है हरिदत्त शर्मा की, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा की ये रचनाएं हैं। तो इसमें गीत कंदलिका, त्रिपथगा, उत्कलिका, बाल गीताली, आक्रंदनम और लस लतिका, इनको आप जैसे मर्जी याद कीजिए। मैंने तो ऐसे ही कर रखा है कि सेम सेम साउंड आ रही है। गीत कंदलिका, त्रिपथगा, उत्कलिका और लस लतिका, फिर बाल गीताली और आक्रंदनम। तो यहाँ पर आपको एक बार आप बार बार इसका रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ये रचनाएं जरूर कर लेना। फिर है हमारा
ये दोबारा कैसे आ गया? बुद्धिर बलवती सदा। नहीं नहीं नहीं, दोबारा नहीं आया है ये। पहले कौन सा पार्ट आया था सेम? अच्छा, वो ये आया था, दुर्बुद्धि ही विनश्यति। अब आता है हमारा, क्लास 10th चल रही है हमारी, तो पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट करते हैं। बुद्धिर बलवती सदा, अर्थात जो बुद्धि है वो हमेशा क्या होती है? बलवान होती है। यह पाठ सुख सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सुख सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से यह पाठ लिया गया है। इसका जो समय है वो क्या है? 1000 से 1400 ईस्वी के मध्य माना जाता है। और हेमचंद्र ने सुख सप्तति का उल्लेख किया। किसने किया है सुख सप्तति का उल्लेख? तो हेमचंद्र ने किया है। किसने? हेमचंद्र ने। और 14वीं शताब्दी में इसका फारसी भाषा में तूती नाम है नामक से अनुवाद हुआ है। ये क्वेश्चन आया है कि तूती नाम है, नाम से किसका अनुवाद हुआ है? तो ये हुआ है सुख सप्तति ग्रंथ का। किसका? सुख सप्तति ग्रंथ का। और ये भी प्रश्न आया है कि बुद्धिर बलवती सदा, ये पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सुख सप्तति से। किससे? सुख सप्तति से। फिर है व्यायाम सर्वदा पथ्य, व्यायाम हमेशा उचित है। यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। कहाँ से है? सुश्रुत संहिता के। आप याद कैसे रखोगे इसको? सुश्रुत संहिता के। तो यहाँ पर आप याद रखना सर्वदा से। क्या है? सर्वदा, सर्वदा से सुश्रुत, स से सर्वदा, स से सुश्रुत संहिता। इसके रचयिता सुश्रुत ही है। सुश्रुत संहिता में कुल 120 अध्याय हैं। और चंडीगढ़ टीजीटी के एग्जाम में ये प्रश्न भी आया था कि इसमें प्रकरण कितने हैं, तो उसमें 5 ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी उठा करके देखें तो आपको वहां पर ये दिखाई देंगे, सूत्र स्थान, शरीर स्थान, कल्प, निदान और चिकित्सा। ये शल्य स्थान भी नहीं है। सूत्र स्थान, शरीर स्थान, कल्प और निदान और चिकित्सा। लेकिन मैं आज भी इसके ऊपर डाउटफुल हूँ, क्योंकि जो चंडीगढ़ टीजीटी वाले हैं उन्होंने इसका जो उत्तर है वो 8 माना था, जो मुझे कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। इसलिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। लेकिन में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप मेरी ख्याल से एनसीईआरटी के बेस पे आप इसको 5 ही टिक कर देना, क्योंकि मैंने तो 5 ही पढ़ा है, मुझे तो कहीं पर भी 6 दिखाई नहीं दिया। तो आप 8 को लेकर के मत चलिएगा। और अगर ऑप्शन में ही 5 ना हो तो फिर आप 8 कर सकते हो। फिर है चौथा पाठ शिशु लालनम, शिशु का लाड प्यार। पहले प्रस्तुत पाठ का संपादन संस्कृत नाट्य के, क्या है? प्रस्तुत पाठ का संपादन संस्कृत नाट्य साहित्य के सुप्रसिद्ध नाट्य कुंदमाला ग्रंथ के 5वें अंक से लिया गया है। कुंदमाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितने मर्जी स्टार लगा लीजिए, क्योंकि हर बार एग्जाम में आता ही आता है। कुंदमाला किसकी रचना है? तो ये दिंगनाग की है। किसकी है? दिंगनाग की। दिंगनाग की ये रचना है। और शिशुलाल पाठ कुंदमाला से लिया गया है। इस नाटकांश में राम और कुश के सिंहासन पर, राम कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, ऐसा कहा गया है। फिर है 5वां पाठ जननी तुल्य वत्सला, अर्थात माता का समान प्रेम भाव। अर्थात जो हमारी माता होती है वो क्या करती है कि चाहे उनकी कितनी भी संतान हो, चाहे एक माता हो और उनकी संतान चाहे 6 हो, 10 हो, 2 हो या फिर 1 हो, उनके लिए सभी समान ही होते हैं। सभी समान
जो है अपनी उपस्थिति रखते हैं। माता का प्यार जो है किसी भी बच्चे के लिए कभी भी ये नहीं होता कि माता अपने बड़े बच्चे से ज्यादा प्यार करती है, छोटे से कम करती है। ये सब हम लोग वैसे धारणा बना लेते हैं जब कभी मम्मी अपनी बड़ी बेटी की या अपने बेटे के सपोर्ट में बोलती है तो हम ये सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। माँ के लिए हम सब बराबर हैं। तो आप कभी भी अपने दिमाग में ये ख्याल मत लाइएगा कि मुझे मेरी मम्मी प्यार नहीं करती या लाड नहीं करती है, या फिर ये मेरे जो पिता है वो मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि वो सभी बच्चों को समान ही समझते हैं। चलिए, और यहाँ पर सिर्फ माता का ये ही नहीं बोला गया है। यहाँ पर माता का अर्थ जो हमारी मातृभूमि है उसके लिए बोला गया है, लेकिन मैंने वैसे समझा दिया है आपको, ताकि कुछ एक बच्चे होते हैं जो ऐसे चीजों से ग्रसित हो, क्या पता, तो उनके लिए बता रही हूँ मैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। मम्मी पापा के लिए सब समान होते हैं, चाहे आप बड़े हो, छोटे हो, या बीच के हो, या कुछ भी। चलिए, फिर है ये जो जननी तुल्यवसला पाठ है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये है महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। कहाँ से? वन पर्व से लिया गया है। फिर है 8वां पाठ, विचित्र है साक्षी। क्या है? विचित्र साक्षी। प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। तो यहाँ पर ये पूछा गया था एग्जाम में कि विचित्र साक्षी पाठ किसके द्वारा रचित है? तो ये है ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा। किसके? ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा रचित है। और बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में फैसले पर आधारित है। फिर है प्राणेभ्यो अपि प्रिय है सुहृदय, अर्थात मित्र जो है वो प्राणों से भी प्रिय है। यह पाठ महाकवि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नामक नाटक के पहले अंक से उद्धृत है। कहाँ से उद्धृत है? महाकवि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस के पहले अंक से। और प्राणेभ्यो अपि सुहृदय, यहाँ पर जो राक्षस का एक मित्र होता है, कौन? चंदन दास, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि चंदन दास जो है अपने प्राणों पर भी खेल जाता है राक्षस को और राक्षस के परिवार को बचाने के लिए। अर्थात उसका राक्षस का जो बेटा और पत्नी थी वो चंदन दास के घर थे, इसलिए चंदन दास ने उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया और वो अपने प्राणों पर भी खेल गया। चाणक्य उसको पकड़ करके राजा के पास ले गया, उसको बंदी बना लिया, लेकिन फिर भी चंदन दास ने कुछ भी नहीं बोला। तो यहाँ पर विशाख दत्त के पिता कौन है? भास्कर दत्त है, क्योंकि विशाख दत्त का परिचय हमसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। और विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षसम है, इसमें 10 अंक है। कितने अंक है? 10। मृच्छक कटिकम में भी 10 अंक है, उसको हम प्रकरण नाम से जानते हैं। लेकिन मुद्रा राक्षस हमारा क्या है? एक नाटक है। क्या है? नाटक। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और सुक्ति है बहुत प्रसिद्ध, पूछी भी जाती है कि अति आदर है संकनी है, अर्थात अत्यधिक आदर जो है शंका के योग्य होता है। ये सुक्ति किसने कही है? चंदन दास ने कही है। किसने? चंदन दास ने। क्योंकि जब चाणक्य आकर के चंदन दास को बहुत अधिक आदर सम्मान देता है, तो इस पर चंदन दास बोलता है कि ज्यादा आदर करना भी शंका के योग्य है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर है चाणक्य। चाणक्य कहता है कि प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रति प्रियम इच्छन्ति राजान है। राजा लोग प्रसन्न जनों के प्रति किए गए उपकार को भी क्या करते हैं? राजा लोग प्रसन्न जनों के प्रति किए गए उपकार को
प्रेम से देखते हैं, इस प्रकार से इसके सूक्ति का अर्थ होगा। फिर है मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, जितने मर्जी आप इसको स्टार दे सकते हैं। 9वां पाठ है सूक्तय है, सुंदर वचन। प्रस्तुत पाठ में संग्रहित श्लोक मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस ग्रंथ को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। तिरुकुरल के रचयिता तिरुवल्लुवर है। इसका जो समय है वो फर्स्ट शताब्दी है, पहली शताब्दी है। और तिरु शब्द का अर्थ है श्री का वाचक, और जो तिरुकुरल शब्द का अर्थ है वो श्रिया युक्त वाणी है। तो ये आपको किस प्रकार से याद होगा, ये आपको याद करना ही करना पड़ेगा कि प्रस्तुत पाठ में संग्रहित श्लोक मूल रूप से तमिल भाषा में रचित है। देखो आपको तय से तय ही याद। अब मान लीजिए एग्जामिनर ने पूछ लिया कि तिरुकुरल किस भाषा में लिखा गया है, तो तिरुकुरल की जो भाषा है वो है तमिल भाषा, और इसके जो रचयिता है वो भी तिरु से ही शुरू हो रही हैं, तो वो है तिरुवल्लुवर। क्या है? तिरुवल्लुवर। और तिरु शब्द का अर्थ क्या है? श्री का वाचक है, लेकिन अगर आप पूरा तिरुकुरल शब्द का अर्थ पूछे तो श्रिया युक्त वाणी है। और ये एक एक चीज इसकी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप हल्के में लेकर के मत चलिएगा। एग्जाम में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, और मैं आपको कल भी जब एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करवाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी कि देखिए कैसा क्वेश्चन आया है। फिर है 12वां पाठ अन्योक्तय है। अन्योक्तय मीन्स क्या होता है कि जब हम किसी की अप्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं, जिसको हम पहेली वगैरह बोल सकते हैं कि हम बोलते कुछ है और उसका अर्थ कुछ होता है लक्षणा के माध्यम से जैसे। तो यहाँ पर जो है कवि जब किसी की प्रशंसा अथवा निंदा अप्रत्यक्ष अथवा किसी बहाने से करता है तो उसे काव्य की शैली में अन्योक्ति कहा जाता है। इस पाठ में 6 तथा 7वें श्लोक को छोड़ करके जो श्लोक पंडित जगन्नाथ के भामिनी विलास नामक गीति काव्य से संकलित है, अर्थात 6ठा श्लोक माघ के शिशुपाल वध से और 7वां भर्तृहरि के नीति शतक से। बाकी सभी जितने भी है ये मैं यहाँ पर पूरा नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि ज्यादा लेंथी क्लास हो जाएगी। आप जा करके क्लास देख सकते हैं, कहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है एनसीईआरटी की, वहां पर आपको अगर पूरा देखना है तो। पंडित राज जगन्नाथ राजा शाहजहां नामक मुगल शासक द्वारा उसकी राज्यसभा में सम्मानित थे। किसके? तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा जा सकता है कि पंडित राज जो जगन्नाथ है वो मुगल शासक द्वारा किसकी राज्यसभा में, मतलब कि किसकी राज्यसभा में सम्मानित थे? तो मुगल शासक शाहजहां। पंडित की 13 कृतियां हैं, कौन कौन सी है इसको आप याद रखिएगा। मैंने इसी तरीके से लिख रखा है इसके अंदर ताकि आपको याद रह सके। मैंने भी ऐसे ही याद किया है इनको। गंगा लहरी, अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी, आशफ विलास, भामिनी विलास, प्राणाभरणम, जगदाभरणम, यमुना वर्णनम, मनोरमा कुचमर्दनम, चित्र मीमांसा खंडनम। और ये एक रस गंगाधर अलग से है। बस रस गंगाधर तो फेमस टीका है, रचना है इनकी। जब आपने कभी यूजीसी नेट की तैयारी की होगी तो आपने पढ़ा भी होगा, रस गंगाधर जगन्नाथ जी की रचना है। ये तो इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, फेमस रचना भी आप बोल सकते हैं। रस गंगाधर, रस गंगाधर सुनते ही आपको जगन्नाथ जी की याद आ जानी चाहिए। फिर इनको याद कैसे रखेंगे? तो देखो गंगा और इनके पीछे लहरी लहरी जुड़ा है, तो जिनके पीछे लहरी जुड़ा है, विलास जुड़ा है, और खंडनम, मर्दनम, भरणम, भरणम, तो सेम सेम सी साउंड है ना। तो ये 3 ट्रिक आप याद रख लीजिए, तीनों से आपको याद रखना कि ये जगन्नाथ जी की है। और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अमृत और सुधा एक दूसरे के पर्यायवाची है। लक्ष्मी जो है, करुणा, गंगा, ये सब भी जो है स्त्री रूपी नाम है, देवियों के नाम है, तो याद रख सकते हैं। अब आती है हमारी कक्षा 9th, भारती वसंत गीति ही। प्रस्तुत गीत संस्कृत साहित्य के विख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा।
ये जानकी वल्लभ शास्त्री। अब याद कैसे रखोगे इसको, तो आप साउंड से याद रख सकते हैं कि भारती और जानकी। अभी तक ऐसा कोई भी लेखक नहीं आया है जिनका नाम ऐसे हो जो ई की मात्रा से अंत होता हो। तो जैसे भारती वसंत गीती, वैसे ही जानकी वल्लभ शास्त्री। इनकी रचना भी क्या है, इकारांत ही है, आप देख सकते हैं। तो काकली इनकी रचना है। और रचना को क्या है, काकली गीत संग्रह। क्या है, गीत संग्रह। कोई कथा नहीं है, कोई नाटक नहीं है, क्या है, गीत संग्रह है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि निनादय नवीनामये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। तो ये पूछकर भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि यह जो गीत है ये किस संग्रह से ली गई है, किस ग्रंथ से ली गई है, या इसके रचयिता कौन है, या फिर एनसीईआरटी में इसका कौन सा पार्ट लगा है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको याद रखना है। चलिए, स्वर्ण काक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको जब प्रैक्टिस करवाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी कि किस प्रकार से इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्वर्ण काक है अर्थात सोने का कौवा, यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। इसमें देशों की 100 लोक कथाएं हैं। यह पाठ बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा को आधार बनाकर दिया गया है। आपको ये ज्यादा पचड़े में नहीं पढ़ना है कि किसको क्या आधार मान करके क्या किया गया है, क्या नहीं किया गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि स्वर्ण काक है कि जो रचयिता है वो कौन है, पद्म शास्त्री है। कौन है, पद्म शास्त्री है। और पद्म शास्त्री की रचना क्या किसकी है, विश्व कथा शतकम किसकी रचना है, पद्म शास्त्री की ही है। किसकी है, पद्म शास्त्री की रचना है विश्व कथा शतकम। तो स से शतकम, स से स्वर्ण याद रख लीजिएगा आप। किसकी है, पद्म शास्त्री की। फिर पद्म शास्त्री की अन्य रचनाएं भी आती है, ये भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पद्म शास्त्री जी की उपाधियां इसमें साहित्य आयुर्वेद आचार्य, काव्य तीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री, रसियन डिप्लोमा, ये सब है। ये सब आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद है रचनाएं। रचनाएं में क्या क्या है, स्वराज्यम खंड काव्यम, स्वराज्यम खंड काव्यम, लेनिनामृतम, पद्म पंचतंत्रम, बांग्लादेश विजय है, सिनेमा शतकम, मदिया सोवियत यात्रा, चाय शतकम, लोकतंत्र विजय है, विश्व कथा शतकम और महावीर चरितामृतम। ये जो सभी रचनाएं हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये एग्जाम में पूछी गई है। आपके पीवाईक्यू में आप देख सकते हो, सभी की सभी नहीं पूछी गई, ये पूछी गई थी कि इनमें से 4 रचनाएं दे करके ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी रचना पद्म शास्त्री द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसमें ऑप्शन में क्या था कि सिनेमा कथा शतकम। तो एग्जामिनर आपको ऐसे भी पजल कर सकता है, सिनेमा कथा शतकम, सिनेमा कथा शतकम, ऐसे भी पजल कर सकता है एग्जामिनर आपको। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सिनेमा कथा शतकम नाम की कोई रचना इनकी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिनेमा शतक की है। क्योंकि एग्जाम टाइम हमें सिर्फ ये याद रहता है कि अच्छा सिनेमा नाम से इनकी कोई रचना थी, तो हम फटाक से टिक कर देते हैं। ये गलती मैंने भी की थी, लेकिन आपको नहीं करनी है। मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज आप ये गलती मत कीजिएगा। आप सभी रचनाओं को अच्छे से देखिएगा और बार बार उच्चारित करोगे जब आप, तो आपको अच्छे से ध्यान रह जाएगी कि सिनेमा शतकम था कि सिनेमा कथा शतकम था। फिर है तीसरा पाठ गोदोहनम, गाय को दोहना। इसमें गाय को दूहने के बारे में कहानी का वर्णन किया गया है। सरपंच ने किसी गांव में गाय के ऊपर इनाम रख दिया था कि जिसकी गाय सबसे ज्यादा दूध देगी उसको ही हम जो है इनाम देंगे। तो इस पर एक किसान ने क्या किया, अपनी गाय को फुल खिलाया पिलाया, दूध पिलाया, सब कुछ मीन्स की
चारा खिलाया और बादाम वगैरह भी खिलाई, अगर उसकी इतनी फुर्सत थी खिलाने की तो ये सब चीज़ें खिलाई। मतलब जो भैंसों का चाट वगैरह होता है, गाय को भी खिला देते हैं हम, तो ये सब चीज़ें खिलाई, लेकिन उसका दूध नहीं दूहता था। और गाय इंतजार करती रहती थी कि कब मेरा दूध दूहने आएंगे, कब दूध दूहने आएंगे, लेकिन उन्होंने 1 महीने तक दूध नहीं दुआ जब तक कंपटीशन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर हम इस दूध को इकट्ठा करेंगे गाय के अंदर तो ये हमारा ज्यादा दूध देगी गाय, और इससे हम जो है माला माल हो जाएंगे, हमें इनाम मिल जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जब इन्होंने 1 महीने तक दूध को नहीं दुआ तो इससे क्या हो गया कि गाय ने महीने के बाद जब ये दूध निकालने बैठे कंपटीशन के अंदर तो हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि गाय ने लात मार दी। दूध कैसे देती वो? क्योंकि उसका जो दूध था वो सूख चुका था। जब इतने दिन तक आप दूध नहीं निकालोगे तो वो जो दूध है वो अंदर ही समाप्त हो जाएगा। तो इसमें यही कहा गया है कि जो कार्य जिस टाइम पर करना चाहिए उसको उसी टाइम पर कर लेना चाहिए, अन्यथा जो है नाश ही होता है। तो ये जो पाठ है, अब आप याद कैसे रखोगे कि इसके रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना गो, गो अर्थात गाय, और गाय से आपको याद रखना है कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण ही जो है गाय के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए आगे हैं। फिर है चौथा पाठ कल्पतरुः अर्थात कल्प वृक्ष। तो ये भी पूछा गया था, यह जो पाठ है ये कहाँ से लिया गया है? यह वेताल पंचविंशति का, कहाँ से? वेताल पंचविंशति का नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। इसमें 25 कथाओं का संग्रह है। इसमें 2 रचनाएं इनकी पाई जाती है, शिवदास और जम्बल दत्त। क्या बोल रही हूँ, जम्बल दत्त, शिवदास और जम्बल दत्त, इनकी 2 रचनाएं हैं। फिर है भ्रांतो बाल है, भ्रमित बालक। इसमें क्या किया गया है? तो पहले आपको ये पूछा गया है कि भ्रांतो बाल जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में अधिक लगा रहता है। वह खेलने के लिए सभी को कहता है किंतु उसके साथ कोई नहीं खेलता। इससे वह निराश होता है। फिर उसे पता चलता है कि सभी अपने काम में व्यस्त है और वह भी निश्चित रूप से अपने अध्ययन में लग जाता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भ्रांतो बाल में संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसके रचयिता के बारे में इसमें कहीं पर भी वर्णन नहीं है, तो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। फिर है प्रत्यभिज्ञानम, ये भी पूछा गया है। मैं आपको कल प्रैक्टिस करवाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन है एग्जाम में आए हैं। तो प्रस्तुत पाठ संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध नाटककार भास द्वारा विरचित पंचरात्रम नाटक नामक नाटक से संपादित है। कहाँ से है? पंचरात्रम। आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पंचरात्रम है और ये भास का नाटक है। कहीं आप इसको पंचतंत्र पढ़ लो। अभी मैं भी एकदम से पजल हो गई कि मैं पंचतंत्र भास का कैसे हो गया। तो ये पंचतंत्र नहीं है, पंचरात्रम है, ध्यान से। और यहाँ पर जो है इस पाठ में जब राजा विराट के यहाँ जो सभी पांडव है वो क्या है, अभिमन्यु से मिलन के बारे में बताया गया। और अभिमन्यु कौन है? तो वो है अर्जुन के पुत्र। फिर है लोह तुला पाठ। यह पाठ लोह तुला नाम से ही स्पष्ट है कि ये विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम ग्रंथ से लिया गया है। और किस वेद से? मित्र वेद से। और मित्र वेद कौन सा तंत्र है इनका? मित्र वेद दूसरा तंत्र है। नहीं नहीं नहीं, पहला पहला तंत्र है मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, संधि विग्रह। तो यहाँ पर मित्र भेद पहला होगा। 1 मिनट मैं देख लेती हूँ, फिर आप बोलोगे मैम आपने गलत बताया है। मुझे लगता है कि आपकी क्लास यहाँ से बंद हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने जब मित्र भेद का ये भेद देखा था। अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से सुन लीजिए। मित्र भेद जो है वो पहला तंत्र है। क्या है? मित्र भेद पहला ही तंत्र है आपका। दूसरा है आपका मित्र भेद पहला है, दूसरा है आपका मित्र लाभ, तीसरा है संधि विग्रह जिसको हम काकोलुकियम से जानते हैं, चौथा है लब्ध प्रणाश और पांचवा है अपरीक्षित कारकम। फिर हमारा आता है लोहे की तराजू के आधार पर संपूर्ण कथा घूमती है, अतः पाठ का नाम लोह तुला रखा गया है।
विष्णु शर्मा का समय पूछे तो 200 से 600 ईस्वी के मध्य है। फिर आता है हमारा 9वां पाठ, सिकता सेतु रेत का पुल। यह पाठ सोमदेव द्वारा विरचित कथा सरित सागर के 7वें लंबक अध्याय पर आधारित है। यह जो आपको याद कैसे रखना है, इनको आपको मैंने बताया कि आपको निमोनिक्स बनाने हैं। तो ये सोमदेव, सिकता से सोमदेव, और सिकता से ही सरित सागर, और से ही सप्तम लंबक। तो ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेट हो रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर सोमदेव के बारे में जान लेते हैं। सोमदेव कश्मीर के निवासी है और कश्मीर के राजा अनंत देव के ये सभा पंडित थे। किसके? अनंत देव के। और रानी सूर्यमती के मनोविनोद के लिए कथाश्रित सागर की रचना की गई है। हमसे ये पूछा जा सकता है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि कथाश्रित सागर की रचना सोमदेव ने किसके मनोविनोद के लिए या मनोरंजन के लिए रची थी? तो रानी सूर्यमती के मनोविनोद के लिए। फिर कथाश्रित सागर में 18 लंबक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो सिकता सेतु है ये 7वें लंबक से लिया गया है। कितने हैं टोटल? 18 लंबक। ध्यान रखिएगा आप अच्छे से। फिर है 10वां पाठ, जटायु शौर्यम, जटायु की सूरवीरता। प्रस्तुत पाठ का जो अंश है वो आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत के पहले लौकिक काव्य रामायण को जानते ही होंगे आप कि जो पहला लौकिक काव्य है वो कौन सा है? रामायण है। उसके अरण्य कांड से लिया गया है, क्योंकि जटायु का वर्णन वहीं पर होता है जब रावण सीता का अपहरण करके अपने लंका में लेकर के जाता है। तो जटायु जो है सीता को बचाने के लिए उससे लड़ता है और अपने प्राण को त्याग देता है। तो इसमें जटायु की सूरवीरता अरण्यकांड में ही आपको देखने को मिलेगी। फिर है वांगमन है प्राण स्वरूपम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया है। तो ये पूछा गया था कि ये जो वांगमन है प्राण स्वरूपम है ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया। और छांदोग्य 6 से ही आप छठे अध्याय को भी ध्यान रखोगे, और छठे अध्याय से एक कम करके 5वें भाग पर आधारित है। इतना डीपली नहीं पूछते हैं, लेकिन ये भी पूछा गया है कि आरुणि और श्वेत केतु का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आरुणि और श्वेत केतु का जो संवाद है वो छांदोग्य उपनिषद में ही वर्णित है। फिर है कक्षा 11 शुरू हो गई है, जिसका पाठ का नाम है वेदा अमृतम। क्या है? वेदा अमृतम अर्थात वेद रूपी अमृत। ऋग्वेद जो है वो मूलतः ज्ञान कांड कहलाता है। इसमें देवता परक मंत्र है, जैसे अग्नि, इंद्र, रुद्र, स्वीता, ये सब चीजें नहीं जाननी आपको। दूसरा पाठ है प्रोपकाराय सताम विभूतय। तो ये जो सुक्ति है ये दे करके भी पूछी जा सकती है कि डैश सताम विभूतय, तो प्रोपकाराय। यह जो पाठ है यह आर्यशूर द्वारा रचित जातक माला ग्रंथ के। आज मैंने जातक माला आपको पढ़ाई थी शायद प्रैक्टिस सेट में, कल की क्लास में आपको प्रैक्टिस करवाई थी मैंने जातक माला की। तो वो मैंने बोला था कि आपकी एनसीईआरटी में भी लगी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं। कुछ भी मैं आपको झूठ नहीं बोलती हूँ। जातक माला ग्रंथ के 15वें जातक मत्स्य जातकम। 15वें जातक का नाम क्या है? तो मत्स्य जातक है। ये भी पूछा जा सकता है। और ये जिनकी संख्या कितनी है? 547। ये कथाएं मूलतः पाली भाषा में हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपको उसमें प्राकृत भाषा करवाया था। जातक माला प्रस्तुत पाठ आर्यशूर द्वारा रचित बनाया। क्षमा कीजिएगा, वो जो आपने कल की प्रैक्टिस सेट में आपने किया तो मैंने शायद उसमें प्राकृत भाषा आपको करवाई थी। तो जो जातक माला है वो प्राकृत भाषा में नहीं है, किसमें है? पाली भाषा में है। किसमें है? पाली भाषा में। थोड़ा सा माफ कर देना मुझे। पाली भाषा में मैंने आपको प्राकृत बताई थी, प्राकृत नहीं होगी, पाली भाषा होगी। बोधिसत्व के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। तो चलिए आपको क्लियर हो गया होगा।
फिर है तीसरा पाठ, मानो ही महताम धनम, स्वाभिमान ही महान धन होता है। ये पाठ कहाँ से लिया गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है। ये है महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के उद्योग पर्व से, और उद्योग पर्व में भी 131 से 134वें अध्याय से ये संकलित है। महाभारत का अन्य नाम क्या है, इतिहास पुराण है। क्या है, इतिहास पुराण है महाभारत का अन्य नाम। चलिए आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं, क्योंकि 1 घंटे की रिकॉर्डिंग के बाद क्लास ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, इसलिए मैं इसकी क्लास ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। और आपकी ये जो जितने भी रहता है ना, ये जो भी कंटेंट रह गया है, जैसे 11वीं क्लास और 12वीं क्लास, इसको मैं जब आपकी कल प्रैक्टिस करवाऊंगी तो उससे पहले आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगी, और उसके बाद में ही आपकी प्रैक्टिस क्लास होगी। और प्रैक्टिस क्लास और कंटेंट अलग अलग नहीं होगा, दोनों को मैं एक साथ ही इंक्लूड कर दूंगी। पहले हम कंटेंट कर लेंगे, फिर हम प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से।